बिरजू अपनी पत्नी चमेली और दो बच्चों के साथ रहा करता था। बिरजू जमींदार के खेतों में काम कर अपना घर परिवार चला रहा था। चमेली, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम बच्चों का ध्यान रखना। जी ठीक है, शाम में आते वक्त आटा चावल लेते आना, घर में राशन नहीं है। ठीक है, मैं शाम को घर के लिए राशन लेता आऊंगा। इतना कहकर बिरजू काम के लिए निकल जाता है और जमींदार के खेतों में पहुंचकर खेतों में काम करने लगता है। अरे बिरजू, मैं सोच रहा था शहर जाकर कोई अच्छा काम ढूंढ लूं, तब तक आखिर गांव में जमींदार के खेतों में काम करता रहूंगा। देख, बाहर जाकर अपने परिवार से दूर रहकर काम करेगा तो भी उतना ही पैसा कमाएगा। खाने पीने हर चीज में पैसे लगते हैं, और यहाँ क्या दिक्कत है? जमींदार तो बहुत अच्छे आदमी है, पूरा गांव की कितनी इज्जत करता है, और वो कभी भी किसी को कुछ कहते नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। कभी किसी चीज की दिक्कत भी नहीं हुई है हमें गांव में। तो भला गांव के लोग शहर क्यों जाना चाहते हैं? मुझे यही समझ नहीं आता। कुछ समय की जिंदगी है, अपने परिवार के साथ ना रहे तो कहाँ जाएं? बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। मेरी माँ तो मुझे कहीं जाने देने के नाम से ही रो पड़ती है। वही सोच, अब काकी की कितने दिन की जिंदगी ही रह गई है। तू अगर उन्हें छोड़कर चला जाएगा तो उन्हें कितना दुख होगा। तू सही कह रहा है, मुझे यहाँ किसी चीज की दिक्कत नहीं होती, और जमींदार साहब तो गांव के लोगों को इतना अपना मानते हैं। गोपाल और बिरजू बातें करते हुए काम कर रहे होते हैं। गांव के लोग जमींदार साहब की खूब इज्जत किया करते थे और जमींदार भी गांव के लोगों की मदद करते। अब देर शाम बिरजू जमींदार के खेतों में काम करके घर लौटता है और घर लौटते वक्त वो राशन भी घर लेकर आता है। आज जमींदार साहब ने कम पैसे दिए थे, कल वो पूरा हिसाब कर देंगे। कोई बात नहीं, जमींदार साहब कहाँ भागे जा रहे हैं, और उनके इतना दयालु और अच्छा इंसान तो पूरे गांव में नहीं है। ये तो तुम एकदम सही कह रही हो। चलो अब जल्दी से खाना लगा दो, भूख लगी है। इतना कहकर बिरजू हाथ मुंह धोने चला जाता है। हर रोज की तरह बिरजू जमींदार के खेतों में काम करता और जमींदार भी अपने खेतों में काम करने के लिए गांव वालों को अनाज या पैसे दे दिया करता। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज शाम के वक्त जब बिरजू खेतों से काम करके लौटता है तो वो जमींदार के घर के बाहर से जमींदार को आवाज देता है, अरे ओ बिरजू, जरा अंदर तो आ। अब बिरजू जमींदार की पत्नी चंद्रकला के कहने पर जब घर के अंदर जाता है तो वो देखता है जमींदार साहब की पत्नी, उनका नौकर रामू और नंदू सभी वहाँ मौजूद हैं। रामू, पूछ इससे कि इसने चंद्रकला के गहने चोरी किए हैं। बिरजू, तूने मालकिन के गहने क्यों चुराए? तुझे मैंने सिर्फ पानी लेने के लिए दोपहर में अंदर भेजा था। इसका मतलब ये नहीं था कि तेरी नीयत इतनी खराब हो जाए कि तू मालकिन के गहने चुरा ले जाए। अरे इन गरीबों को सर पर आप नहीं चढ़ाया है, क्या जरूरत थी इन्हें घर के अंदर आने देने की? अरे नौकर हैं, नौकर की तरह नहीं रखोगे तो सर पर ही बैठेंगे ये। नहीं नहीं मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की है। चाहे तो आप मेरी तलाशी ले लीजिए, मेरे घर की तलाशी ले लीजिए। तुझे मैं अच्छा आदमी समझता रहा, लेकिन तूने मेरे घर में चोरी करके अच्छा नहीं किया। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। गरीब आदमी हूँ, लेकिन चोरी नहीं करता, ईमानदारी से खाना जानता हूँ। अगर चोरी करनी होती तो मैं काम ही क्यों करता, वो भी 8 से 10 घंटे। बिरजू पर जमींदार के घर में उसकी पत्नी चंद्रकला के गहने चोरी के आरोप लगाए जाते हैं। इस बात पर काफी देर तक बहस चल रही होती है। तभी वहाँ अपने दोनों बच्चों के साथ चमेली आती है। वो अपने पति को ढूंढते हुए जमींदार के घर आई थी। जब वो घर में शोर शराबा सुनती है तो अंदर जाती है। अरे मालिक, ये क्या कर रहे हैं आप? मत मारिए इन्हें। इन्होंने आखिर क्या किया है ऐसा? छोड़ दीजिए इन्हें। तुम यहाँ बच्चों के साथ क्यों आई हो? जाओ जाओ यहाँ से, मैं घर आकर सब बताता हूँ। रामू, घर का दरवाजा बंद कर दे। और अब इस बिरजू के साथ इसकी पत्नी को भी मारा जाए, तब जाकर ये लोग सच कबूल कर देंगे। चमेली के बच्चे भी डरकर रोने चिल्लाने लगते हैं। तभी जमींदार अपने आदमियों से कहता है, हमारे घर के तहखाने में जो कमरा है उसमें इस परिवार को कैद कर दिया जाए। भूखे प्यासे 10-15 दिन में मर जाएंगे, और हाँ, उस दरवाजे में ताला लगा देना ताकि बदबू बाहर। मालिक ये क्या कह रहे हैं आप? हमने आपको भगवान का दर्जा दिया है। आप तो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, फिर आज आपको क्या हुआ है? मालिक,
मालिक, अगर आपको मुझे सजा देनी है तो मुझे उस कमरे में बंद कर दीजिए। मेरे परिवार को जाने दीजिए। अब जमींदार के आदमी बिरजू, बिरजू की पत्नी और दोनों बच्चों को एक तहखाने वाले कमरे में बंद कर देते हैं, जहाँ खिड़की भी नहीं होती। चारों तरफ अंधेरा पसरा होता है और उस कमरे में बंद करके बिरजू के परिवार को छोड़ दिया जाता है। इधर पूरे गांव में बिरजू के परिवार के गुम होने से गांव वाले हैरान थे। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे इस बात को 6 महीने बीत जाते हैं। आज हमारा बेटा शहर से आने वाला है। कितने सालों बाद वो पढ़ लिख कर गाँव वापस आ रहा है। जमींदार का इकलौता बेटा जो कई सालों से शहर रह रहा था, वो कई सालों बाद अपने गांव लौट कर आता है। जमींदार, जमींदार की पत्नी चंद्रकला बहुत खुश थे। भले ही तुझे हमने शहर में पढ़ाया लिखाया हो, लेकिन तुझे मेरा ये पूरा काम संभालना है। गांव के लोगों के सुख दुख में उनके साथ रहना है, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ भांजे, बिल्कुल जीजा जी की तरह तुम्हें पूरा गांव संभालना है। जमींदार के बेटे आलोक को गांव में आए हुए अभी 2 दिन हुए थे। एक रोज रात उसे आंगन में 2 बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। वो दोनों बच्चे अब तहखाने की तरफ भागने लगते हैं। आलोक भी उन्हें रोकते हुए उनके पीछे जाने लगता है और वो दोनों बच्चे तहखाने वाले बंद कमरे में समा जाते हैं। ये देखकर आलोक हैरान था। ये बच्चे बंद कमरे में कैसे अंदर जा सकते हैं? कुछ तो गड़बड़ है। इतना कहकर वो वहाँ से चला आता है। तभी जमींदार अपने बेटे को खाना खाने के लिए आवाज लगाता है और आलोक खाना खाने चला जाता है। अब अगले दिन सुबह सुबह जमींदार को खबर मिलती है कि जमींदार का नौकर रामू नहीं रहा। अरे वो हमारा स्टोर रूम है पीछे, उसके बाहर गिरा हुआ था ये, और मुंह से खून भी निकल रहा था इसके। जमींदार को रामू की अचानक मौत से गहरा सदमा पहुंचता है। अभी जमींदार और उसका परिवार रामू की मौत से उबर भी नहीं पाया था कि जमींदार के एक और आदमी की स्टोर रूम के पास लाश मिलती है। एक दिन में 2 मौत से पूरा परिवार सदमे में था। आखिर वहाँ ऐसा है क्या? मैंने भी कल रात 2 बच्चों को वहाँ खेलते देखा था। क्या कहा तूने? 2 बच्चों को खेलते देखा था? कितने बड़े बच्चे थे वो? एक तो 5 साल की लग रही थी और दूसरा 8 साल के करीब का बच्चा होगा। लेकिन मैंने उन्हें आवाज दी तो वो भाग गए। तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, तू वापस अपनी मौसी के घर चला जा। और हाँ, उस तहखाने के पास तुझे जाना नहीं है। कोई भी काम होगा, मैं या चंद्रकला या घर में जो भी लोग हैं वो कर लेंगे। जमींदार और चंद्रकला समझ चुके थे कि हो न हो ये काम कोई बुरी आत्मा कर रही है। अब जमींदार और चंद्रकला दूसरे ही दिन तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। इधर आलोक घर में अकेला था। तभी आलोक को फिर से वो 2 बच्चे दिखते हैं जो तहखाने की तरफ जा रहे थे। अब आलोक उनके पीछे पीछे जाता है और जैसे ही वो बच्चे पलटकर देखते हैं, आलोक वहीं डर से गिर पड़ता है, क्योंकि वो दोनों बच्चे भूत थे। तभी वहाँ चुड़ैल और भूत का आना होता है, यानी पूरा भूतिया परिवार। तेरी मौत जो तुझे यहाँ तक खींच लाई है। वहीं दूसरी तरफ तांत्रिक जमींदार और चंद्रकला को उसके घर में जो बुरी शक्ति रह रही है उसके बारे में बता रहा होता है। अरे उस दिन चोरी मेरे भाई ने की थी, लेकिन मैंने सारा इल्जाम बिरजू पर डाल दिया, वरना मेरे भाई नंदू को घर से निकाल दिया जाता। घोर अनर्थ! घोर अनर्थ! जल्दी ही तुम अपने बेटे को खोने वाले हो। मैं तुम्हारे बेटे को नहीं बचा सकता, क्योंकि इस वक्त वो उस भूतिया परिवार के जंगल में है। तांत्रिक की बात सुनकर चंद्रकला और जमींदार के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। जैसे ही वो तांत्रिक के मुंह से ही सुनते हैं, वो अपने घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन इधर वो भूतिया परिवार आलोक को मौत के घाट उतार चुका था और इस वक्त उसी भूतिया परिवार को मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि वो जमींदार और उसकी पत्नी को जीते जी उसके बेटे को खोने का दर्द देना चाहते थे। आज मुझे मेरे बुरे कर्मों की सजा मिल गई है। मुझसे मेरा बेटा अलग हो गया है। मैं अपने बेटे के बिना नहीं जी सकती। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। चंद्रकला और जमींदार दोनों ही अपने बेटे को खोने के बाद अपना सब कुछ छोड़कर गांव से चले जाते हैं, क्योंकि वो जिसके लिए इतना कुछ कर रहे थे वो ही नहीं अब रहा और उन्हें उनके किए की सजा मिल चुकी थी। पुत्तू
आजा